हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। इस सेशन में हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का जो संपूर्ण सिलेबस है उसका रिवीजन देखने वाला है। यानी आपके जो राजनीति विज्ञान का सिलेबस है उसमें टोटल 15 चैप्टर है। इन 15 चैप्टरों को हम 3 क्लासों में पूरा करने वाले हैं। 5 एक क्लास में 5 चैप्टर का जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हल करेंगे। और आपके जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इसी में से पूछे जाते हैं। जो अधिकतर पेपर है उसमें शेकआउट मिशन में से 90 से 95% जो प्रश्न है वो हूबहू शेकआउट मिशन से पूछे गए। जो 5 से 7% प्रश्न है उनकी केवल भाषा चयन थी, बाकी उनका उत्तर भी शेकआउट मिशन की बुकलेट में मिल सकता है। तो यदि आपने आज तक बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इस शेकआउट मिशन की बुकलेट को पढ़ लोगे और इन 3 क्लासों के देख लोगे तो आपके पूरे 100 में 100 नंबर आने की है वो पूर्णतः संभावना बनती है। चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। आपके जो पहला अध्याय है वो है 2 ध्रुवीयता का अंत और इसमें 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 1-1 नंबर के छोटे प्रश्न और 1 4 नंबर का बड़ा प्रश्न है वो पूछा जाएगा। इसमें एबीसीडी वाला पहला प्रश्न है, रूस में हुई जो 1857 की बोल्शेविक या जो समाजवादी क्रांति किसके नेतृत्व में की गई थी। यानी जो रूस में 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई वो किसके नेतृत्व में हुई। जो बोल्शेविक क्रांति है वो व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई। इसमें ऑप्शन 1 है वो सही है। दूसरा है बर्लिन की दीवार का निर्माण कब किया गया था। जो बर्लिन है उसकी दीवार का निर्माण है वो 1961 में किया गया है। 1989 में इसे तोड़ा गया। इन दोनों बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तीसरा प्रश्न है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी है वो कौन सी पार्टी थी। जो सोवियत राजनीतिक प्रणाली उसकी धुरी है वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। जहाँ भी सोवियत संघ नाम आया वहाँ पर आपको राजनीतिक पार्टी कोई भी पूछे तो वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी होगी। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। चौथा प्रश्न है, सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व पटल पर कितने नए देशों का उद्भव हुआ। यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद कितने नए देश बने। सोवियत संघ के विघटन के बाद कुल 15 नए देश है वो बने थे। पांचवा प्रश्न है, शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई थी। जो शॉक थेरेपी है वो 1990 के दशक में अपनाई गई थी। जो शॉक थेरेपी इसका अर्थ होता है पहले आघात पहुंचाना और फिर उपचार करना। आगे छठा प्रश्न है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि इसमें आपको घटनाओं के इस प्रकार क्रम से जमाना है कि जो घटना पहले हुई उसको पहले बताना है, जो बाद में हुई उसको बाद में बताना है। इसमें बर्लिन की दीवार का पतन ये 1989 में हुई। रूसी क्रांति है वो 1917 में हुई थी। और जो सोवियत संघ का विघटन है वो 1991 में हुआ था। और अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप है वो दिसंबर 1979 में हुआ था। इन चारों घटनाओं को आपको क्रमवार है वो जमाना है। इसमें सबसे पहले है वो बी आई गई, यानी सबसे पहले रूसी क्रांति हुई 1917 में। उसके बाद अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ 1979 में। और फिर है वो बर्लिन की दीवार 1989 में तोड़ी गई। और फिर है वो सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ का विघटन है 1991 में हुआ। जो रूसी क्रांति यानी बोल्शेविक क्रांति फरवरी 1917 में हुई थी। और जो अफगान संकट है वो दिसंबर 1979 में आया। जो बर्लिन दीवार है वो 9 नवंबर 1989 को तोड़ी गई। सोवियत संघ का विघटन है वो 25 दिसंबर 1991 को हुआ। इन सन का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि तारीख याद नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको सन है वो विशेष रूप से याद रखना है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत यानी शीत युद्ध का समापन ये है वो सोवियत संघ के विघटन का परिणाम है। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप जो शीत युद्ध था वो समाप्त हो गया था। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म, इसमें सोवियत संघ के 15 में से 11 राज्य शामिल हुए, ये भी सही है। और जो विश्व व्यवस्था में जो शक्ति संतुलन है उसमें भी बदलाव आया, यानी जो विश्व की शक्ति अधिकतर संयुक्त राज्य अमेरिका के पक्ष में झुक गई थी। और चौथा है मध्य पूर्व संकट, ये सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। जो मध्य पूर्व संकट आया है इसका सोवियत संघ के विघटन से कोई मतलब नहीं है। इसमें ऑप्शन 4 है वो सही है। आगे अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है जिसमें आपके 1 नंबर का एक छोटा प्रश्न पूछा जाएगा। यानी इस पार्ट से एक एबीसीडी का प्रश्न पूछा जाएगा, एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इसका उत्तर आपको एक शब्द या एक लाइन में देना है। इसमें पहला है, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि बर्लिन की दीवार कब बनाई गई, कब तोड़ी गई और ये किसका प्रतीक थी। जो बर्लिन की दीवार है पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। दूसरा, बर्लिन की दीवार कब और किसके द्वारा गिराई गई। जो बर्लिन की दीवार है वो 9 नवंबर 1989 को पूरी जर्मनी की जनता के द्वारा गिराई गई। बर्लिन की दीवार का गिरना किस ऐतिहासिक घटना को इंगित करता है। जो बर्लिन की दीवार है उसको गिरना जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत को इंगित करता है। यानी बर्लिन की दीवार इस बात का संकेत देती है कि जर्मनी का एकीकरण हो गया था और जो साम्यवादी खेमा यानी जो समाजवादी खेमा सोवियत संघ था उसके विघटन की शुरुआत है वो हो गई थी। चौथा प्रश्न है, बाल्टिक गणराज्य में कौन कौन से राष्ट्र आते हैं। जो बाल्टिक गणराज्य उसमें 3 राष्ट्र आते हैं, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। ये तीनों राष्ट्र है वो बाल्टिक गणराज्य के अंतर्गत आते हैं। पांचवा, साम्यवादी गुट के विघटन का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या था। जो साम्यवादी गुट है उसके विघटन का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है वो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय। यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में अमेरिका केवल एकमात्र महाशक्ति रह गया था। इस कारण एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ। जो संपूर्ण शक्ति है वो अमेरिका के पक्ष में चली गई थी। छठा प्रश्न है, समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया था। जो समाजवादी सोवियत गणराज्य है वो रूस की समाजवादी क्रांति के बाद 1922 में अस्तित्व में
आया था। 7वां प्रश्न है, सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों के साथ में बनाए गए सैन्य गठबंधन का क्या नाम था? जो सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों के साथ बनाए गए जो गठबंधन था उसका नाम वार्सा पैक्ट था। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 8वां प्रश्न है, पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव सोवियत संघ के किस राष्ट्रपति की देन है? यानी जो पश्चिमी देश है उनके साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत है वो निकिता खुश्चेव ने दिया था। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी, ये अति महत्वपूर्ण है। पिछली कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत किसने दिया था? जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत है वो निकिता खुश्चेव ने दिया था। 9वां प्रश्न है, मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक और राजनीतिक सुधार हेतु किन 2 नीतियों को अपनाई? ये 2 नीतियां अति महत्वपूर्ण है। परीक्षा में कई बार पूछा गया कि मिखाइल गोर्बाचेव ने कौन कौन सी 2 नीतियां अपनाई। इसमें पहली नीति है ग्लास्नोस्ट यानी खुलापन और दूसरा पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्रचना। ये मिखाइल गोर्बाचेव ने 2 नीतियां अपनाई थी। इन दोनों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये आर्थिक और राजनीतिक सुधार हेतु अपनाई थी, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। 10वां प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? जो सोवियत संघ है उसका विघटन 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। 11वां प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के समय अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? यानी जो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति है वो कौन थे? जो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति है मिखाइल गोर्बाचेव थे। इसका कार्यकाल है वो 1985 से 1991 तक था। 12वां प्रश्न है, किन देशों को दूसरी दुनिया कहा जाता है? दूसरी दुनिया उन देशों कहा जाता है पूर्वी यूरोप के वे देश जो साम्यवादी खेमे में शामिल हुए, यानी जो पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के साथ शामिल हुए उन्हें दूसरी दुनिया कहा जाता है। 13वां प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति क्यों हुई थी? जो 1917 की रूसी क्रांति है पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। ये समाजवाद के आदर्श और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। 14वां प्रश्न है, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या था? जो शॉक थेरेपी उसका शाब्दिक अर्थ था आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी पहले किसी को नुकसान पहुंचाना फिर उसकी भरपाई करना। ये शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है। जैसे किसी को एक थप्पड़ मार के फिर चॉकलेट देकर उसको राजी करना, ये सामान्य शब्दों में शॉक थेरेपी का अर्थ होता है। 15वां प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के समय किन 2 गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए थे? जो सोवियत संघ का विघटन हुआ उस समय ऐसे कौन से 2 गणराज्य थे जहां पर हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए? उस समय चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए। 16वां प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 परिणाम लिखिए। ये आपसे अति लघुत्मक प्रश्न पूछा गया है। 2 छोटे छोटे बिंदु आपको है वो लिखना है। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप जो शीत युद्ध था वो समाप्त हो गया था और विश्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था का उदय हुआ। 17वां प्रश्न है, पूर्व सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए राष्ट्रों ने किस नए संगठन का निर्माण किया? जो पूर्व सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए राष्ट्रों ने स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल नामक संगठन का निर्माण किया, यानी CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल, इस संगठन का निर्माण किया। आगे 1900 प्रश्न है, 1991 में यूगोस्लाविया के टूटने से बने 2 राष्ट्रों के नाम लिखिए। यानी 1991 में जब यूगोस्लाविया का विघटन हुआ उस समय कौन से 2 राष्ट्र बने? उस समय बोस्निया और हर्जेगोविना नामक 2 राष्ट्र बने। 20वां प्रश्न है, एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव देने वाले सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? आपसे एक छोटा प्रश्न है, सोवियत संघ के राष्ट्रपतियों के कार्यकाल और उनके कार्यों संबंधित पक्का पूछा जाएगा। या तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत या जो एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव किसने दिया? एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव है वो लियोनिड ब्रेजनेव ने दिया था। इन दोनों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व सिद्धांत निकिता खुश्चेव और एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था लियोनिड ब्रेजनेव। औद्योगिकरण को तेज बढ़ा और खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण करने वाले सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? यानी खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण किसने किया था? खेती का सामूहिकरण है वो जोसेफ स्टालिन ने किया था। 22वां प्रश्न है, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी की गई, 1989 में गिराई गई। ये जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति का प्रतीक थी। 23वां प्रश्न है, शॉक थेरेपी के 2 परिणाम लिखिए। शॉक थेरेपी के 2 परिणाम, पहला, रूस में राज्य नियंत्रित जो ढांचा था वो चरमरा गया, सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो गई, इसके कारण लोगों को अब खाद्यान्न की कमी है वो उत्पन्न हो गई थी। आगे 24वां प्रश्न है, दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, यह किस वर्ष और कितने राष्ट्रों को मिलाकर बनाया गया है? सोवियत संघ कब बना और कितने राष्ट्रों को मिलाकर बनाया गया? सोवियत संघ है वो 1922 में बना, ये 15 राज्यों को मिलाकर है सोवियत संघ का निर्माण किया गया। 25वां प्रश्न है, सोवियत संघ के द्वारा बनाए गए जो सैन्य संगठन है उसका नाम बताइए। जो सैन्य संगठन था वो उसका नाम वार्सा था। ये 14 मई 1955 को बना था। 1989 में गोर्बाचेव ने घोषणा की कि वार्सा के देश अपना भविष्य स्वयं सुनिश्चित करे, यानी वो वार्सा समझौते से मुक्त है। 1 जुलाई 1991 को वार्सा सैनिक संगठन को समाप्त कर दिया गया। 26वां प्रश्न है, किस पार्टी का सोवियत राज्य व्यवस्था पर दबदबा था? जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका सोवियत की राज्य व्यवस्था पर है वो दबदबा था। 27वां प्रश्न है, किसने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की? 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लास्नोस्ट यानी खुलापन और पेरेस्ट्रोइका यानी आर्थिक पुनर्निर्माण की नीतियों से सुधारों की शुरुआत की थी। 28वां प्रश्न, किसका गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था? जो 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिराई गई वो शीत युद्ध के अंत का प्रतीक थी। और सोवियत रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? जो सोवियत रूस में बोल्शेविक क्रांति फरवरी 1917 में हुई थी। 30वां प्रश्न, सोवियत रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ये 25 अक्टूबर 1917 को हुई। जो मेंशेविक क्रांति है वो फरवरी 1917 में हुई।
ये पूंजीवाद के विरुद्ध थी। 31 अगस्त ने सोवियत रूस में बोल्शेविक क्रांति का नारा किया था। ये नारा आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। जो बोल्शेविक क्रांति अक्टूबर 1917 में हुई उसका नारा है वो भूमि, रोटी और शांति था। ये नारा आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 32 अगस्त ने सोवियत प्रणाली क्या थी? जो समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर में 1917 में विकसित समाजवादी क्रांति जो पूंजीवादी और निजी संपत्ति के खिलाफ विकसित हुई उसे सोवियत प्रणाली क्या गई। यानी जिस प्रणाली में पूंजीवाद का विरोध किया गया जो 1917 में यूएसएसआर के नेतृत्व में बनी थी उस प्रणाली को सोवियत प्रणाली कहा गया। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कब किया था? सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप है वो 1979 ईस्वी में किया था। 34 अगस्त ने 1930 के दशक के भयानक आतंक के लिए रूस के किस राष्ट्रपति को जिम्मेदार माना जाता है? जो 1930 के दशक का भयानक आतंक था उसके लिए जोसेफ स्टालिन को जिम्मेदार माना जाता है। 35 अगस्त ने सोवियत संघ की संसद का क्या नाम है? ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे छोटे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ की संसद का क्या नाम है? जो सोवियत संघ की संसद है उसका नाम ड्यूमा है। जो अमेरिका की संसद है उसका नाम कांग्रेस है। इन दोनों बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 36 अगस्त ने शॉक थेरेपी की 3 मान्यताएं लिखी है। शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी जो राज्य की संपदा होती है उसका निजीकरण करने पर जोर देती है। सामूहिक कृषि फार्म को निजी कृषि फार्म में बदलने पर बल देती है। साम्यवाद की जगह पूंजीवाद को मंजूर करने पर बल दिया जाता है। 37 अगस्त ने जयराम पेशा लोग से क्या आता है? जो जयराम पेशा लोग है उन जो माफिया वर्ग होता है उन्हें जयराम पेशा लोग कहा जाता है। इस प्रकार आपके जो 37 छोटे प्रश्न है उनमें से एक प्रश्न है वो परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा। इस क्लास को आपको 1 से 2 बार है वो जरूर पढ़ना है। इसकी पीडीएफ भी है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी गई। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर यह चेकआउट मिशन की पीडीएफ पढ़ सकते हो। ये आपके लिए अति कारगर साबित होगी। आगे जो प्रश्न है वो निम्नात्मक प्रश्न रहने वाला है, यानी प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का रहने वाला है। ये अथवा में भी पूछा जाएगा। ये जो बड़ा प्रश्न है वो इस अध्याय से पूछा जाएगा। आपको जो भी बड़ा प्रश्न लिखना है उसको आपको पॉइंट बनाकर लिखना है। यदि आप 4 पॉइंट है वो लिखोगे उसके आगे उसकी भाषा लिख दोगे तो आपके पूरे 4 में 4 नंबर मिल जाएंगे। ये जो बड़े प्रश्न है वो बहुत ईजी होता है। इनमें जो नंबर कटने के चांस है वो बिल्कुल कम होता है। केवल आपको लिखने का ध्यान रखना है। इसमें पहला है सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। सोवियत संघ का विघटन है वो किन कारणों से हुआ, इसके लिए कौन कौन से कारण है वो जिम्मेदार थे। इसमें पहला है राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी। कई वर्षों तक जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था है वो गतिरोध होने के कारण यहाँ की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं वो अंदरूनी रूप से कमजोर हो गई, जिससे लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाई, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई और लोग है वो राज व्यवस्था को शक की नजर से देखने लगे। दूसरा परमाणु और सैन्य सामान पर अत्यधिक खर्च। पूंजीवादी देशों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण सोवियत संघ ने अपनी अर्थव्यवस्था का जो अधिकांश हिस्सा है वो परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर खर्च किया। साथ ही पूर्व यूरोप के जो पिछड़े देश थे उनके विकास पर भी लागू किया ताकि वे देश सोवियत संघ के नियंत्रण में बने रहे। इससे सोवियत संघ पर है वो गहरा आर्थिक दबाव बढ़ गया था। यानी जो अधिकतर वित्तीय संसाधन है उनको सैन्य क्षेत्र में खर्च किए गए, जिसके कारण जनता के जो जन कल्याण के कार्य है वो नहीं हो पाए। लोगों को पश्चिमी देशों की तुलना में सोवियत संघ के पिछड़ेपन की पहचान होना। सोवियत संघ में वो बंद प्रकार की अर्थव्यवस्था थी। यहाँ के लोगों को बताया जा रहा था कि सोवियत राज्य व्यवस्था है वो पश्चिम के पूंजीवाद से बेहतर है, लेकिन जब वहाँ के लोगों को पता चला कि सोवियत संघ है वो पश्चिम के देशों से पिछड़ चुका है तब वहाँ के लोगों को राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा था। प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध था। जो प्रशासनिक गतिरोध था, कम्युनिस्ट पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रहना, भारी भ्रष्टाचार, शासन में ज्यादा खुलापन लाने की अनिच्छा और सत्ता का केंद्रीकृत रूप के कारण जो सरकार का जनाधार है वो धीरे धीरे खिसकता गया। गोरबाचेव के समर्थन की समाप्ति। मिखाइल गोरबाचेव ने सोवियत व्यवस्था में सुधार के लिए ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका जैसी 2 नीतियां अपनाई थी। जनता का एक तबका सुधारों का धीमी गति कारण गोरबाचेव से नाराज हो गए तो जो सुविधा भोगी वर्ग था उनके विशेष अधिकारों में होने वाली कमी कारण नाराज हो गए। इस प्रकार जो मिखाइल गोरबाचेव उसका समर्थन चारों तरफ से समाप्त हो गए। राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता का ज्वार। रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बाल्टिक गणराज्य में राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और तात्कालिक कारण था। यानी इन दोनों ये जो रूस है, यूक्रेन है, जॉर्जिया और बाल्टिक गणराज्य इन्होंने अपनी राष्ट्रीयता को अलग समझा और इन्होंने स्वतंत्र होना है वो पसंद किया। ये सोवियत संघ के विघटन का सबसे बड़ा कारण था। इस प्रकार आपको जो 6 कारण है वो लिखना है। ये 6 कारण अति महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ जो पॉइंट लिखते हैं उससे संबंधित आगे भाषा लिखनी। ये जो बड़े प्रश्न है वो बहुत ही ईजी है, इसमें नंबर कटने के चांस है वो बिल्कुल कम रहते हैं। आगे दूसरा शीत युद्धोत्तर भारत सोवियत संघ संबंधों का वर्णन कीजिए। यहाँ शीत युद्ध के बाद भारत और सोवियत संघ के संबंध है वो किस प्रकार थे। आर्थिक संबंध। इसमें सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की ऐसे वक्त में मदद की जब मदद पाना मुश्किल था। सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल जैसे मशीनरी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता भी दी थी। और जो राजनीतिक, सोवियत संघ ने कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का समर्थन किया। 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान भी मदद की। भारत ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया था। सैन्य संबंध। भारत को सोवियत संघ ने ऐसे वक्त में सैन्य साजो सामान दिया जब कोई भी देश है वो भारत की सहायता करने के लिए तैयार नहीं था। सोवियत संघ ने भारत के साथ कई ऐसे समझौते किए जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार कर सका। संस्कृति।
जो हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में है वो लोकप्रिय थे। बड़ी संख्या में भारतीय लेखकों और कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्रा की। इस प्रकार आपको भारत और सोवियत संघ के 4 संबंध है वो बताना है। आर्थिक क्षेत्र में संबंध किस प्रकार के थे, राजनीतिक क्षेत्र में संबंध किस प्रकार के थे, सैन्य क्षेत्र में संबंध किस प्रकार के थे और जो सांस्कृतिक संबंध है वो किस प्रकार थे। आगे तीसरा प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के भारत पर क्या प्रभाव पड़े, इसका उल्लेख कीजिए। सोवियत संघ का विघटन होने के बाद भारत पर इसका क्या असर पड़ा। सोवियत संघ है वो भारत का एक सच्चा और महान मित्र रहा था। भारत को अपने आर्थिक विकास के लिए समय समय पर सोवियत संघ भारी मात्रा में आर्थिक, सैनिक और तकनीकी सहायता प्राप्त होती थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत को इस प्रकार की सहायता मिलनी कम हो गई, जिसके कारण भारत को अपने आर्थिक विकास के लिए अमेरिका और अन्य पश्चिमी जो देश है उन पर निर्भरता बढ़ गई, यानी भारत को अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर अधिक होना पड़ा। इन देशों ने भारत पर आर्थिक सहायता के द्वारा दबाव की कूटनीति थोपने का प्रयास किया, यानी भारत पर दबाव बनाने का प्रयास किया। भारत जैसे देशों में लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्तिशाली और महत्वपूर्ण मानने लगे। परिणाम स्वरूप भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को छोड़कर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां भी अपनानी पड़ी। सोवियत संघ के पतन के परिणाम स्वरूप शीत युद्ध समाप्त हो गया। अंतर्राष्ट्रीय तनावपूर्ण वातावरण और संघर्ष में कमी आई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति की संभावना दी जाने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत जैसे देश ने अपने विकास की तरफ अधिक ध्यान देना शुरू किया, यानी पूरे विश्व में वो शांति की संभावना दिखाई देने लगी। जो तनावपूर्ण माहौल था वो समाप्त हो गया, जिसके कारण भारत ने अपने आर्थिक विकास की तरफ ध्यान अधिक दिया। सोवियत संघ के पतन के बाद द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था समाप्त हो गई, जिसके कारण किसी भी राष्ट्र नजदीकी संबंध बनाने के लिए किसी भी गुट में शामिल होने की बाध्यता समाप्त हो गई, यानी जो यूएसएसआर और यूएसए 2 गठबंधन थे उनमें से किसी भी एक में शामिल होने की जो बाध्यता थी वो समाप्त हो गई थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने अमेरिका के साथ मजबूती के रिश्ते बनाने की ओर रुख किया। आगे 5वां प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम बताइए, यानी सोवियत संघ का विघटन के क्या क्या परिणाम निकले, इसके क्या रिजल्ट निकले। या इसके तो मैं 1991 सोवियत संघ के पतन के परिणाम स्वरूप विश्व राजनीति मोटे तौर पर 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए। वे बताइए दूरगामी परिवर्तन है वो क्या थे। इसमें सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, इसमें 1991 सोवियत संघ के पतन के परिणाम स्वरूप विश्व राजनीति मोटे तौर पर 3 प्रकार के परिवर्तन हुए। इसमें पहला, शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति हुई, एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ, यानी शीत युद्ध समाप्त हुआ और शांति की नई संभावना दिखाई दी। समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं, ये धारात्मक विवाद है, अब कोई मुद्दा नहीं रहता। शीत युद्ध विवाद ने दोनों गुटों की सेना को उलझाया, विश्व को सैनिक गुटों में बांटा, हथियारों की होड़ को बढ़ावा दिया। अब यह सब कुछ समाप्त हो गया, एक नई शांति की संभावना है वो दिखाई दी। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए, जिससे विचारों और संस्थाओं के अपेक्षित प्रभाव में भी बदलाव आया। शीत युद्ध के अंत के समय 2 संभावनाएं थी कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद बची हुई एक महाशक्ति का दबदबा रहेगा या एक ध्रुवीय विश्व बनेगा। फिर कई देश है वो मोहरे बनकर उभरेंगे, किसी एक देश का बोलबाला नहीं होगा। लेकिन शीत युद्ध के समापन के कारण जो अमेरिका है वो महाशक्ति बन बैठा। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं प्रभुत्वशाली अमेरिका की सलाहकार बनी। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र है वो सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा, यानी जो लोकतंत्रात्मक प्रणाली है वो सर्वश्रेष्ठ धारणा मानी गई। सोवियत खेमे का अर्थ एक नए देशों का उदय था। इन सभी देशों की एक स्वतंत्र पहचान बनी। इनमें से कुछ पूर्व यूरोप के देश यूरोपीय संघ और नाटो का हिस्सा बनना चाहते, लेकिन इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूती के रिश्ते जारी रखे और पश्चिमी देशों अमेरिका, चीन और अन्य देशों के साथ संबंध बनाए। यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व पटल पर 15 नए देशों का उदय हुआ। इन देशों की अपनी स्वतंत्र पहचान बनी। इनमें से कुछ देश है वो नाटो और यूरोपीय संघ में शामिल हुए और कुछ ने अमेरिका, चीन और अन्य देशों के साथ संबंध बनाइए। इस प्रकार आपके जो पहला अध्याय है उसमें से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देखे, इसमें से आपके परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा, इनसे बाहर इस पार्ट से आपके प्रश्न है वो नहीं पूछा जाएगा। आगे जो दूसरा अध्याय है वो सतह के वैकल्पिक केंद्र से संबंधित है। इसमें 3 प्रश्न है वो पूछा जाएंगे, 3 छोटे प्रश्न और एक 3 नंबर का बड़ा प्रश्न है वो पूछा जाएगा। जो 3 नंबर का बड़ा प्रश्न है वो अथवा में भी पूछा जाएगा, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें 3 एबीसीडी वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें पहला, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई थी। जो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन है उसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है। दूसरे, यूरोपीय परिषद का गठन कब किया गया। जो यूरोपीय परिषद है उसका गठन 1949 में किया गया। तीसरे, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी यानी यूरोपियन आर्थिक समुदाय, इसका गठन कब हुआ। तो जो यूरोपियन आर्थिक समुदाय है उसका गठन मार्च 1957 हुआ। इन घटनाक्रम को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। जो आर्थिक सहयोग संगठन है उसकी स्थापना तो 48 में हुई, परिषद की स्थापना 1949 में हुई और जो आर्थिक समुदाय है उसकी स्थापना मार्च 1957 में हुई थी। चौथा प्रश्न है, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो आसियान है उसका मुख्यालय जकार्ता में स्थित है। 5वां प्रश्न है, 1978 के बाद चीन ने कौन सी नीति अपनाई। 1978 के बाद चीन ने वो ओपन डोर यानी खुले द्वार की नीति अपनाई थी, यानी विश्व व्यापार के लिए अपने रास्ते है वो खोल दिए थे। कोई भी देश है वो चीन में जाकर व्यापार है वो कर सकता है। छठा प्रश्न है, वर्तमान में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। जो वर्तमान में यूरोपीय संघ है उसके सदस्य देशों की संख्या 27 है। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 7वां, यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य कौन सा बना। जो यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य है वो क्रोएशिया बना था।
8वां प्रश्न है, यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ? जो यूरोपीय संसद है उसका पहला प्रत्यक्ष चुनाव जून 1979 में हुआ। 9वां प्रश्न है, चीन ने कृषि का निजीकरण कब किया था? चीन ने कृषि का निजीकरण 1982 ईस्वी में किया था। 10वां प्रश्न है, यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है? जो यूरोपीय संघ की मुद्रा उसका नाम यूरो है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। किस संधि ने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच जो सीमा नियंत्रण था उसको समाप्त किया? जो शेंगेन संधि जून 1985 में हुई उसने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच जो सीमा नियंत्रण था उसको समाप्त किया। 12वां प्रश्न है, आसियान क्षेत्रीय मंच यानी ARF की स्थापना कब हुई? जो आसियान क्षेत्रीय मंच, आसियान रीजनल फोरम, इसकी स्थापना 1994 में हुई। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, यानी ARF आसियान क्षेत्रीय मंच, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। 13वां प्रश्न है, यूरोपीय संघ के कौन से देश UNO की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? यानी ऐसा कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य है जिसके पास वीटो पावर? यूरोपीय संघ का जो फ्रांस देश है वो UNO के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश है। यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे क्या है? या ये किसको इंगित करता है? जो यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे, क्योंकि 12 की संख्या वहाँ को पारस्परिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। जो यूरोपीय संघ है उसमें जो 12 की संख्या होती है उसको पारस्परिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। 15वां प्रश्न है, आसियान के झंडे का प्रतीक चिन्ह क्या है? जो आसियान का झंडा है उसका प्रतीक चिन्ह है वो धान की बालियां और आसियान शैली, यानी आसियान वे किसे कहा जाता है? जो आसियान शैली किसे कहा जाता है? आसियान देशों की अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाव की जो नीति है उसको आसियान शैली कहा जाता है। ये आसियान शैली है वो अति महत्वपूर्ण, आपसे पूछा जा सकता है कि आसियान शैली या आसियान प्रणाली क्या है। 17वां प्रश्न है, यूरोपीय संघ को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला? जो यूरोपीय संघ है उसको शांति का नोबेल पुरस्कार 2012 में मिला था। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। एशिया का कौन सा देश है जो G7 का सदस्य देश है? जो जापान है वो G7 का सदस्य देश है। आगे दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है, इसमें पहला है, आसियान किस प्रकार का संगठन है? आसियान एक असैनिक आर्थिक संगठन है, यानी ये कोई सैन्य संगठन नहीं है, ये एक आर्थिक सहयोग का संगठन है। आसियान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो आसियान है उसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना था। यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि के द्वारा की गई? जो यूरोपीय संघ है उसकी स्थापना 7 फरवरी 1992 को मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा की गई थी। आसियान की स्थापना किस संधि के द्वारा की गई? जो आसियान है उसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक घोषणा के द्वारा की गई थी। आसियान के कितने सदस्य? जो आसियान है उसके 10 सदस्य देश है। 1967 में स्थापना के समय 5 सदस्य देश थे, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया, ये 5 सदस्य देश थे। और बाद में ब्रुनई 1984 में, वियतनाम 1995 में, लाओस और म्यांमार 1997 और कंबोडिया 1999 में सदस्य बने। इस प्रकार वर्तमान में 10 सदस्य देश है। जब 1967 में स्थापना हुई थी उस समय वो केवल 5 सदस्य देश थे। इसकी स्थापना है बैंकॉक घोषणा के द्वारा की गई। बैंकॉक जो एक थाईलैंड में स्थित जगह, वहाँ पर सम्मेलन हुआ था, उसके बाद आसियान की स्थापना हुई थी। 6वां प्रश्न है, आसियान का पूरा नाम बताइए। ये अति महत्वपूर्ण परीक्षा में कई बार पूछा गया। आसियान का पूरा नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन या दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 7वां प्रश्न है, सहज का पूरा नाम क्या है? जो सहज है उसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र, यहाँ पर विशेष प्रकार के उद्योग लगाए जाते हैं। जैसे जो लॉ से संबंधित उद्योग है वो एक जगह ही लगाए जाते हैं, जो टेक्नोलॉजी से संबंधित उद्योग है वो एक जगह ही लगाए जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित उद्योग है वो एक जगह ही लगाए जाते हैं, ताकि जो खरीदार और बेचने वाले दोनों को सुविधा हो, एक प्रकार की वस्तु आसपास में मिल सके। ये विशेष आर्थिक क्षेत्र होते हैं। 8वां प्रश्न है, चीन में ओपन डोर पॉलिसी यानी मुक्त द्वार या खुले द्वार की नीति किसने और कब चलाई थी? जो चीन में ओपन डोर की नीति 1978 में देंग शियाओपेंग ने ओपन डोर की पॉलिसी चलाई थी। उस समय जो चीन के राष्ट्राध्यक्ष थे वो देंग शियाओपेंग थे। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 9वां प्रश्न है, मार्शल योजना क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने जो पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था पुनर्गठन के लिए आर्थिक सहायता दी, जिसे मार्शल योजना कहा जाता है। जो मार्शल है वो अमेरिका का एक वित्त मंत्री था, उसके नाम पर इसका नाम है वो मार्शल योजना रखा गया। 10वां प्रश्न है, तिथि के हिसाब से इन सबको क्रम से लगाई, यानी पहले कौन सी घटना हुई और बाद में कौन सी घटना हुई। जो विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश है वो 2001 में हुआ था। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 हुई थी। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 हुई। आसियान क्षेत्रीय मंच यानी ARF की स्थापना है वो 1994 में हुई। इसमें सबसे पहले यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना एक जो 1957 हुई, उसके बाद यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में हुई और विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश 2001 में हुआ था। आगे 11वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। इसमें जो आसियान की स्थापना है वो 1967 में हुई थी। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना है वो 1948 में हुई थी। और जो यूरोपीय परिषद है उसकी स्थापना 1949 में हुई थी। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई थी। इन चारों घटनाक्रम को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें जो यूरोपीय संघ और आसियान से संबंधित घटनाक्रम है उनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 12वां प्रश्न, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब और किन उद्देश्यों को लेकर की गई थी? जो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में मार्शल योजना के आधार पर की गई थी। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य पश्चिम यूरोप के जो देश है उनकी आर्थिक मदद करना था।
आगे 13 प्रश्न है, आसियान के प्रमुख उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए, यानी आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या? आसियान के प्रमुख उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रों में आर्थिक विकास को तेज करना, सदस्य राष्ट्रों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक और तकनीक क्षेत्रों में परस्पर सहायता करना, यानी जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है उसमें आर्थिक विकास को तेज करना। इन जो सदस्य राष्ट्र है उसका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक और तकनीक क्षेत्रों में परस्पर आपस में सहायता करना, सामूहिक सहयोग और बातचीत से जो साजिश समस्या उसका हल ढूंढना, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में साझा बाजार तैयार करना, क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। आगे 14वां प्रश्न है, आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण संगठन है, इस कथन के पक्ष में तर्क दे, या विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई, इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। यह जो आसियान का प्रासंगिकता या आसियान का महत्व क्या है, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है, यानी विश्व में जो आसियान नाम का एक संगठन है उसका क्या महत्व है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। इसमें आसियान की प्रासंगिकता या महत्व को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। आसियान एक तेजी से बढ़ता हुआ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। आसियान टकराव की जगह बातचीत और परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने की नीति पर है वो बल देता है, यानी ये टकराव को बल नहीं देता है। पूर्व एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 नियमित रूप से वार्षिक बैठकों का आयोजन किया जाता है। आसियान की जो मौजूदा आर्थिक शक्ति चीन और भारत के साथ व्यापार और निवेश के मामले में अपने महत्व को स्पष्ट किया है। ये एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय मंच है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक मंच है वो उपलब्ध करवाता है। इनके माध्यम से जो विश्व की अन्य शक्तियाँ और जो एशियाई राष्ट्र है वो एक दूसरे के साथ संपर्क कर सकते हैं। आगे 15 प्रश्न है, आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या? ये अति महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है कि आसियान का विजन 2020 क्या? इसमें आसियान देश आपसी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देंगे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक विशिष्ट क्षेत्रीय पहचान को बनाने का प्रयास किया जाएगा, सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय के माध्यम से जो क्षेत्रीय हित है उनकी रक्षा की जाएगी। आसियान शैली दक्षिण पूर्वी एशिया के समस्त देशों के परस्पर विवादों को हल करना, आर्थिक सहायता प्रदान करने पर बल दिया जाएगा, निवेश, श्रम और सेवा के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया जाएगा और क्षेत्रीय देशों में अमेरिका के वर्चस्व को रोकने का प्रयास किया जाएगा। ये आसियान का विजन 2020 है। आगे 16 प्रश्न है, भारत चीन संबंधों में कटुता पैदा करने वाले कोई 4 मुद्दे लिखिए, यानी भारत और चीन के मध्य जो विरोधाभास के महत्वपूर्ण मुद्दे कौन कौन से हैं जिसके कारण इन दोनों देशों के संबंध खराब है। इसमें सबसे पहला है सीमा विवाद हुए। ये विवाद जो मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश के तवांग और अक्सई चीन के क्षेत्र को लेकर सीमा विवाद है, यानी भारत कहता है कि ये हमारा क्षेत्र है, जो चीन है वो इस क्षेत्र पर अपना दावा जताता है। इस कारण इन दोनों देशों के बीच विवाद चलते रहते हैं। चीन है वो पाकिस्तान को परमाणु सहायता देता है, इस कारण भी भारत और चीन के बीच विवाद चलता रहता है। हिंद महासागर में पैर, चीन है हिंद महासागर में अपनी पैर जमाना चाहता है। इसने म्यांमार से कोको द्वीप ले लिया और पाकिस्तान से कराची के पास गवादर बंदरगाह है वो बना रहा है, यानी जो चीन है वो हिंद महासागर में घुसपैठ कर रहा है। इस कारण इन दोनों देशों के बीच टकराव चलता रहता है। भारत विरोधी रहे चीन है वो भारत की परमाणु नीति की आलोचना करता है, सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता है। इस कारण भी इन चारों मुद्दों पर है वो भारत और चीन के बीच कटु संबंध है वो है। आगे 17 प्रश्न है, वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में जापान है वो प्रभावकारी, इस कथन पर प्रकाश डालिए। यह जो जापान की अर्थव्यवस्था उस पर प्रकाश डालिए, आपको जापान की अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है। इसमें पहला है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने तीव्र गति से आर्थिक विकास किया। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के बजट में जापान ने 10% योगदान देता है, जो कि आर्थिक योगदान के लिहाज से दूसरा बड़ा देश है, यानी अमेरिका के बाद यूएनओ में सबसे अधिक बजट है वो जापान देता है। सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में जापान का 7वां स्थान है। 2017 में जो जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जापान शक्ति का वैकल्पिक केंद्र है वो बन रहा है, यानी जापान है वो अर्थव्यवस्था के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार आपके जो दूसरा अध्याय है उसमें से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने हल किए, इसमें से आपके 6 नंबर के प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। आगे जो 30 अध्याय है समकालीन दक्षिण एशिया, इसमें भी आपके 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें छोटे प्रश्न अधिक पूछे जाएंगे, एक प्रश्न केवल 2 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें पहले एबीसीडी वाला प्रश्न है, इसमें से कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है? जो चीन है वो दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। श्रीलंका के लोकतंत्र को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा है, वह कठिन चुनौती कौन सी है? वह कठिन चुनौती है वो जातीय संघर्ष थी। भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर है वो 1998 ईस्वी में किया था। दक्षिण एशिया के कौन से देशों में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा है? जो दक्षिण एशिया के पाकिस्तान और बांग्लादेश है उसमें लोकतांत्रिक और सैन्य दोनों प्रकार के शासन रहा है। आगे रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न है, इस अध्याय से आपके 2 रिक्त स्थान है वो पूछे जाएंगे। दक्षिण एशिया में स्थित खालजा देश नस्लीय या जातीय संघर्ष से पीड़ित रहा है। जो दक्षिण एशिया का श्रीलंका देश है वो जातीय संघर्ष से पीड़ित रहा है। यह सियाली और जो तमिल 2 समुदाय इनके बीच जातीय संघर्ष है वो चलता रहता है। दूसरा है राजतंत्र, लोकतंत्र, समर्थक समूह और अतिवादियों के बीच संघर्ष का राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण खालजा में बना हुआ है, यानी जो नेपाल देश है उसमें कुछ लोग राजतंत्र के समर्थक है, कुछ लोग लोकतंत्र के समर्थक है और कुछ लोग अतिवादी है। इसके कारण है वो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना रहता है, कभी राजतंत्र तो कभी लोकतंत्र, और हमेशा है वो दंगे चलते रहते हैं। चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ देश खालजा, यानी ऐसा कौन से 2 देश है जो
जिनके किसी भी महासागर या किसी भी समुद्र से सीमा नहीं लगती। जो नेपाल और भूटान है वो चारों तरफ से भूमि से घिरे हुए देश है, इनके किसी भी समुद्र से सीमा है वो नहीं लगती है। दक्षिण एशिया का वह देश जिसने पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, अपनी अर्थव्यवस्था का सबसे पहले उदारीकरण है वो श्रीलंका ने किया था। 5वां प्रश्न है, सेना और लोकतंत्र समर्थित समूह के बीच सेना ने हमेशा बाजी मारी, वह देश कौन सा है? यानी जब सेना और लोकतंत्र के समर्थित समूह के बीच टकराव हुआ तो हमेशा है वो सैन्य शासन प्रबल रहा है, ये पाकिस्तान देश की स्थिति है। दक्षिण एशिया केंद्र में स्थित देश जिसकी सीमा दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से लगती है, जो दक्षिण एशिया केंद्र में स्थित देश है वो भारत है, जिसकी सीमा दक्षिण एशिया के लगभग सभी देशों से लगती है। पाकिस्तान के द्वारा अपने परमाणु परीक्षण खालजगह में किए गए। पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण है वो 28 मई 1998 को चंगई की पहाड़ियों में किया था। 8वां प्रश्न है, सरक्रीक सीमा रेखा विवाद खालजगह और खालजगह के मध्य। जो सरक्रीक सीमा रेखा विवाद है भारत और पाकिस्तान के मध्य है, ये गुजरात के कच्छ के रण में है वो स्थित है। 9वां प्रश्न है, नेपाल में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाए गए। नेपाल को लोकतांत्रिक गणराज्य है वो सन 2008 में बनाए गए। श्रीलंका तत्कालीन सिलोन को आज़ादी कब मिली? यानी जो श्रीलंका का प्राचीन नाम है वो सिलोन है। सिलोन को आज़ादी है 1948 ईस्वी में मिली थी। पहले ये भी भारत की तरह अंग्रेजों का गुलाम था। सिलोन का नाम बदलकर श्रीलंका है वो 1972 में किया गया। शीत युद्धकालीन सैन्य गुट जो सीटो है उसमें पाकिस्तान है वो 1954 में शामिल हुआ था। आगे 13वां प्रश्न है, शीत युद्धकालीन सैन्य गुट केंद्रीय संधि संगठन यानी सेंटो में पाकिस्तान कब शामिल हुआ? पाकिस्तान है वो सीटो में तो 1954 में शामिल हुआ और सेंटो में 1955 में शामिल हुआ। भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर कब किए थे? भारत और पाकिस्तान ने जो सिंधु नदी जल समझौता उस पर सितंबर 1960 में हस्ताक्षर है वो किया था। आगे अति लघुरात्मक प्रश्न है, इसमें पहला है, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी बचत और सहकारी व्यवस्था के ऋण के कारण किस देश को गरीबी कम करने में सहायता मिली? यानी छोटी बचत और सहकारी व्यवस्था सबसे अधिक प्रभावकारी कहाँ पर रही है? जो छोटी बचत और सहकारी व्यवस्था है वो बांग्लादेश में प्रभावी रही है। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस को वर्ष 2006 का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। जो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक है वो मोहम्मद यूनुस है और इनको 2006 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। आगे दूसरा प्रश्न है, वह हिमालय देश जहाँ संवैधानिक राजतंत्र हर तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। जो भूटान है वो लैंड लॉक कंट्री यानी चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है। वहाँ पर संवैधानिक रूप से राजतंत्र है, यानी राजा है अपना शासन संविधान के माध्यम से चलाता है। श्रीलंका में जातीय संघर्ष में किन की भूमिका प्रमुख है? जो 1983 के बाद उग्र तमिल संगठन जो लिटे है उसका श्रीलंकाई सरकार के साथ संघर्ष है वो प्रारंभ हुआ, यानी श्रीलंका की सरकार और लिटे के मध्य संघर्ष चलता है। भारत और पाकिस्तान की ओर से सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किस किसने किए? जो सितंबर 1960 में सिंधु नदी जल समझौता है उसमें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इस सिंधु नदी जल समझौते को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 5वां प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता किसकी मध्यस्थता से हुआ? यानी इसमें बीच में कौन था? यह समझौता करवाने वाला कौन था? यह जो विश्व बैंक की मध्यस्थता से समझौता हुआ था, इसके बीच में विश्व बैंक था। अफगानिस्तान को सार्क का सदस्य कब बनाया गया? अफगानिस्तान को सार्क का सदस्य 2007 में सार्क के 14वें सम्मेलन के तहत बनाया गया। वर्तमान में सार्क के 8 सदस्य देश है। भारत और चीन के मध्य युद्ध किस वर्ष हुआ? भारत और चीन के मध्य युद्ध है वो 1962 में हुआ था। भारत और चीन युद्ध के समय चीन का राष्ट्रपति कौन था? भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था उस समय माओ त्से तुंग है वो चीन का राष्ट्रपति था। शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को ज़्यादा स्वायत्तता देने के लिए 6 सूत्री प्रस्ताव कब रखा था? शेख मुजीबुर रहमान जो पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान में बांग्लादेश है उसको अधिक स्वायत्तता देने के लिए 6 सूत्री प्रस्ताव है वो 1966 में रखा था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो ताशकंद समझौता है वो कब हुआ था? ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था। 12वां प्रश्न है, लिटे का पूरा नाम क्या है और लिटे संगठन की मुख्य मांग क्या थी? लिटे का पूरा नाम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम और लिटे संगठन की मुख्य मांग जो श्रीलंका के तमिल है उनके लिए एक पृथक राष्ट्र का गठन किए जाने की थी। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ताशकंद समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे? जो भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था उस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच जो ताशकंद समझौता किसकी मध्यस्थता से हुआ? ताशकंद समझौता है वो रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति कोशिगन की मध्यस्थता से हुआ था। ये जो ताशकंद है वर्तमान में अफगानिस्तान की राजधानी है, ये पूरे में सोवियत संघ का हिस्सा थी और ये जो रूस की मध्यस्थता से हुआ, सिंधु नदी जल समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ। इन दोनों बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसी ताशकंद समझौते के दिन ही भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का अफगानिस्तान के ताशकंद में ही निधन हुआ था। भारत और सोवियत संघ ने 20 सालों के लिए मैत्री संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? भारत और सोवियत संघ ने 20 सालों के लिए मैत्री संधि पर हस्ताक्षर है वो अगस्त 1971 में किया। भारत पाक युद्ध कब हुआ? जब जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच दिसंबर 1971 में युद्ध हुआ, जिसके कारण बांग्लादेश का निर्माण हुआ। जो पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था वो उसका बांग्लादेश नामक एक नए राष्ट्र के रूप में उदय हुआ।
भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब संपन्न हुआ? जो शिमला समझौता है वो 3 जुलाई 1972 को हुआ था। ये जो समझौता है आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। सिंधु नदी समझौता, ताशकंद समझौता, शिमला समझौता। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर है वो किसने किए? भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। इन दोनों बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। यह 3 जुलाई 1972 को हुआ था, 1971 के युद्ध के बाद। 1905 में भारत ने परमाणु परीक्षण कब किए थे? प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण जैसलमेर में हुआ था। दूसरा परमाणु परीक्षण है वो 11 और 13 मई 1998 खेतोला पोखरण जैसलमेर में हुआ था। इन दोनों परमाणु परीक्षण का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें पहला था स्माइलिंग बुद्धा और दूसरा ऑपरेशन शक्ति। इन दोनों का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। भारत द्वारा किए गए पहले परमाणु परीक्षण का नाम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और दूसरे परमाणु परीक्षण का नाम ऑपरेशन शक्ति है वो दिया गया। 22वां प्रश्न है दक्षेश यानी जो सार्क के पहले सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में दक्षिण एशिया एक देशों दक्षेश के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कब किए थे? यानी जो सार्क की स्थापना या दक्षेश की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1985 में हुई थी। इसका पहला सम्मेलन है ढाका बांग्लादेश में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच एक दूसरे के परमाणु ठिकानों और सुविधा पर हमला न करने के समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? ये हस्ताक्षर 1988 में हुए थे। भारतीय शांति सेना यानी IPKF का श्रीलंका में अभियान कब हुआ था? 1987 से 1990 तक हुआ। इसके तहत ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन विराट और ऑपरेशन चेकमेट चलाए गए। इन चारों ऑपरेशन का नाम आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें जो अति महत्वपूर्ण है वो ऑपरेशन पवन है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन पवन कहाँ पर चलाया गया? जो ऑपरेशन पवन है वो श्रीलंका में शांति स्थापना के लिए चलाया गया। भारतीय शांति सेना IPKF श्रीलंका में कब और किस समझौते के तहत गई थी? ये 1987 में राजीव जयवर्धन ने समझौते के तहत गई। राजीव गांधी है वो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे और जो जयवर्धन है वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे। इन दोनों के बीच 1987 में समझौता हुआ। आगे 26वां प्रश्न है फरका संधि क्या है? जो गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच दिसंबर 1996 में फरका संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। यानी जो गंगा नदी के जल है उसके बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में जो दिसंबर 1996 में संधि हुई उसे फरका संधि कहा जाता है। सार्क का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको हिंदी में दक्षेश भी कहा जाता है। साप्टा यानी दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार संधि पर हस्ताक्षर कब हुई? ये दक्षेश के साथ सम्मेलन 1993 में हुआ और ये समझौता है 1995 से प्रभावी हुआ था। आगे लघुतरात्मक प्रश्न है यानी 2 नंबर के प्रश्न। इसमें पहला है साप्टा यानी दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार संधि और साप्टा SAPTA। इन दोनों बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो साप्टा SAFTA इसका अर्थ होता है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार संधि और SAPTA दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार संधि। यानी हम व्यापार करने में जो दक्षिण एशियाई देश है उनको प्राथमिकता देंगे और मुक्त व्यापार संधि यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन के जो सदस्य देश है उनके बीच आपस में कोई भी सीमा शुल्क है वो नहीं लगेगा। जो साप्टा है उस पर हस्ताक्षर कब हुए? इसका उद्देश्य क्या है? इस पर हस्ताक्षर फरवरी 2004 में हुआ और यह समझौता 1 जनवरी 2006 से प्रभाव हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य जो सार्क के सदस्य देश है उसके मध्य मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना है। आगे दूसरा प्रश्न है दक्षिण एशिया क्षेत्र की विशेषताएं बताइए। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सद्भाव और शत्रुता, आशा और निराशा, पारस्परिक शंका और विश्वास एक साथ बसता है। यानी यहाँ सद्भाव है तो शत्रुता भी है, आशा और निराशा भी है, पारस्परिक शंका भी है और एक दूसरे पर विश्वास भी है। यानी यहाँ पर विरोधाभासी स्थितियां भी उत्पन्न है। ऐसे 2 मामले बताइए जिन पर भारत और बांग्लादेश पर सहयोग और आपसी मतभेद है। भारत और बांग्लादेश के आपसी सहयोग के बिंदु इसमें भारत और बांग्लादेश दोनों ही सार्क के सदस्य देश है। बिमस्टेक, रोहिंग्या शरणार्थी और भूमि समझौता, बस डिप्लोमेसी, ये इनके बीच आपसी सहयोग के बिंदु है। 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का समझौता भी हुआ था। आपसी मतभेद के बिंदु जो तीस्ता यानी फेना नदी के जल को लेकर विवाद है, बिलोनिया नदी को लेकर विवाद है, जो नवमूर द्वीप है उसको लेकर विवाद है, पीरदा वाह की घटना को लेकर विवाद है, फैंसी डील तस्करी को लेकर भी विवाद है और चकमा शरणार्थी की समस्या से भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच विवाद है। जो चकमा क्षेत्र के शरणार्थी है वो भारत में आकर अवैध रूप से बस जाते हैं, इस कारण भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। चौथा प्रश्न है दक्षिण एशियाई द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियाँ किस प्रकार प्रभावित करती है। जो बाहरी शक्तियाँ वो आर्थिक सहायता देकर, सैन्य अड्डे है वो किराए पर लेकर, हथियारों की सप्लाई करके इन देशों में आपसी टकराहट पैदा करती है और विचारधारा के आधार पर सैनिक गठबंधनों का गठबंधन करके उनको जो सदस्य देश है उनको अपना सदस्य बना लेती है। इस कारण इन 2 देशों के बीच टकराव चलता रहता है। दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में सार्क की क्या भूमिका? सार्क है आपसी सहयोग और व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करने पर बल देता है। दक्षिण एशियाई पद का इस्तेमाल किन देशों के लिए किया जाता है? जो दक्षिण एशियाई शब्द है उसका इस्तेमाल 7 देशों के लिए किया जाता है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव शामिल है। यानी जो भारत के पड़ोस देश है वो दक्षिण एशिया के अंतर्गत आता है।
आगे सातों प्रश्न है, पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर सेना, धर्मगुरु, भूस्वामी और अभिजनों का सामाजिक दबदबा है। इसकी वजह से कई बार जो निर्वाचित सरकार है उसको गिराकर सैनिक शासन भी कायम हुआ है। श्रीलंका में तमिल समस्या क्या है, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है, या जो श्रीलंका का जातीय संघर्ष है उस पर टिप्पणी लिखनी है। आज़ादी के बाद से श्रीलंका की राजनीति पर जो बहुसंख्यक सियाली समुदाय उसके हितों की नुमाइंदगी करने वालों का दबदबा रहा। ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका आवासी एक अल्पसंख्यक तमिल आबादी उसके खिलाफ है। सियाली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों को कोई भी रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, यानी उन्हें कोई भी छूट नहीं दी जानी चाहिए और उन्हें कोई भी अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो श्रीलंका है वो सिर्फ सियाली लोगों का देश है। सियाली लोगों और श्रीलंका की सरकार द्वारा तमिलों के प्रति जो उपेक्षा भरे बर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई। इस कारण से श्रीलंका को जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा। 1983 के बाद से जो उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म यानी लिट्टे है वो श्रीलंका की सेना के साथ संघर्ष कर रहा है। यह संगठन तमिल इल्म यानी जो श्रीलंका के तमिलों के लिए पृथक देश की मांग है और श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी हिस्से पर है वो लिटे का नियंत्रण है। यह जो श्रीलंका का जातीय संघर्ष है उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। ये अति महत्वपूर्ण है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे 9वां प्रश्न है, लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी से आप क्या समझते हैं? लुक ईस्ट पॉलिसी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने 1992 में दक्षिण पूर्वी एशिया यानी आसियान के साथ भारत के जुड़ाव को रणनीतिक और आर्थिक बढ़ावा देने के लिए लागू की थी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी सन 2014 में घोषित एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ही उन्नयन है। ये विशाल एशिया प्रांत क्षेत्रों के साथ विभिन्न स्तरों पर आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने की एक राजनयिक पहला। इन दोनों पॉलिसी को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। जो लुक ईस्ट पॉलिसी है वो 1992 में PV नरसिम्हा राव के समय लागू की गई थी। जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है 2014 में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लागू की गई थी। इन दोनों नीतियों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इस प्रकार आपके जो 30 अध्याय है उससे अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हमने हल किया। इनमें से आपके परीक्षा में पक्का पता जाएगा। यदि आप ये PDF पूरी 1 से 2 बार पढ़ लोगे तो आपको है वो 100 में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। आगे जो चौथा अध्याय है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है। इसमें भी 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक 2 नंबर का, एक नंबर का छोटा प्रश्न और एक 3 नंबर का यानी बड़ा प्रश्न है वो। इसमें सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये UNO से संबंधित अध्याय। इसमें पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए हुआ। ये कथन किसका? ये कथन है वो डेग हैमरशोल्ड का। यह अति महत्वपूर्ण है। ये कथन है वो परीक्षा में कई बार पूछा गया, आपको इनका विशेष रूप से ध्यान में रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कितने राष्ट्र है? जो UNO के सदस्य है वो 193 सदस्य देश है। UNO की आम सभा में कोई राष्ट्र है वो अधिकतम कितने प्रतिनिधि भेज सकता है? जो UNO की आम सभा है उसमें कोई भी राष्ट्र है वो अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। UNO का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? जो UNO उसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है यानी जो इंटरनेशनल कोर्ट होता है उसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? जो न्यायाधीश है वो 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। UNO के मूल संस्थापक सदस्य देश कितने? जो मूल संस्थापक सदस्य देश है वो 51 है, यानी जब UNO की स्थापना हुई थी उस समय उसके सदस्य देश 51 थे। IMF के कुल कितने सदस्य है? जो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड उसके कुल सदस्य देश, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसके कुल सदस्य देश है वो 189 है। IMF में सर्वाधिक मताधिकार किस देश के पास है? जो IMF है उसमें सर्वाधिक मताधिकार है वो अमेरिका के पास है। इसमें ऑप्शन 3 है वो सही है। IMF में भारत का कितने प्रतिशत मताधिकार है? जो IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसमें भारत का 2.64% है वो मताधिकार है। UNO के प्रमुख अंग कौन कौन से? UNO के प्रमुख अंग है वो 6। इन 6 अंगों का नाम भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, जिसमें सुरक्षा परिषद है, आम सभा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इस प्रकार के 6 अंग है उनका विशेष रूप से ध्यान में रखना है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है? जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है उसका निर्वाचन 2 वर्ष के लिए होता है। भारत भी है वो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश है। UNO की सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 11 से बढ़ाकर 15 है। वो कब की गई थी? ये 15 सदस्य संख्या है वो 1965 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब की गई? जो UNO की मानव अधिकार परिषद है उसकी स्थापना 2006 में की गई। ये अति महत्वपूर्ण परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि UNO की जो मानव अधिकार परिषद है उसकी स्थापना कब की गई थी। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में कुल कितने सदस्य? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में कुल 47 सदस्य है। मानव अधिकार परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? जो मानव अधिकार परिषद के सदस्य है वो 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन जो UNO की सुरक्षा परिषद है उसके अस्थायी सदस्य है वो केवल 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इन दोनों का कार्यकाल को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। भारत ने UNO के चार्टर पर हस्ताक्षर कब किए? ये अति महत्वपूर्ण, आपसे कई बार पूछा जा सकता है। भारत ने UNO के चार्टर पर है वो 30 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? जो UNO के वर्तमान महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरेस है। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। एक प्रथम महासचिव कौन थे और वर्तमान में महासचिव कौन है? जो वर्तमान में महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरेस है। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है।
आगे 1900 प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? जो प्रथम महासचिव है वो ट्राइगो ली थे। यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। यूएनओ के महासचिव जिसकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, डेग हैमरशोल्ड है, उनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यूएनओ के वह महासचिव जिन्हें मरण उपरांत नोबेल शांति पुरस्कार दिए गए। जो मरण उपरांत नोबेल शांति पुरस्कार है वो डेग हैमरशोल्ड को दिए गए। ये अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछा गया, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। यूएनओ के वह महासचिव जिन्होंने एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट जारी की। बुतरस गाली नामक जो महासचिव उन्होंने एन एजेंडा फॉर पीस यानी शांति के लिए एजेंडा नामक जो रिपोर्ट है वो जारी की। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला देश सोवियत संघ, जो वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है, इसने सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किया। आगे लघुत्तरात्मक प्रश्न है, इसमें पहला भारत एवं संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा सदस्य देश है? ये मूल सदस्य देश है, यानी जब यूएनओ की स्थापना हुई थी उस समय भारत उसका सदस्य देश था। संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्वगामी संगठन कौन सा था? यानी संयुक्त राष्ट्र है वो किस संगठन का अग्रगामी संस्था है? यूएनओ की जो पूर्ववर्ती संस्था है वो राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशंस है। महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो महासचिव की नियुक्ति है वो सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा के द्वारा की जाती है। यूएनओ का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? जो यूएनओ है उसका प्रमुख अधिकारी महासचिव होता है। यूएनओ की न्यायशीत प्रणाली के अंतर्गत आने वाला अंतरिम ट्रस्ट टेरिटरी जो 1 नवंबर 1994 को आज़ाद हो गया था, ये पलाव था। सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी और कितने अस्थायी सदस्य देश है? इसमें 5 स्थायी सदस्य देश और 10 अस्थायी सदस्य देश है। जो स्थायी उसमें अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, ये 5 स्थायी सदस्य देश है। इसके पास विशेष अधिकार शक्ति यानी जो वीटो पावर है। आगे आईएमएफ का पूरा नाम क्या है? यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसका पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। इसके वर्तमान में 189 सदस्य देश है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 9वां प्रश्न है, यूएनओ का वह कौन सा अंग है जिसकी वर्तमान में कोई भी उपयोगिता नहीं बची? यूएनओ का वह अंग वर्तमान में जो न्याय परिषद है ये समाप्त हो गई, इसकी वर्तमान में कोई भी उपयोगिता नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है उसमें कुल कितने सदस्य देश है? जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है उसमें कुल 54 सदस्य देश है। यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूएनओ का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोगात्मक जो रवैया है उसको अपनाना, यानी प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे का सहयोग करे, जो अंतर्राष्ट्रीय झगड़े होते हैं उनको रोकना और उनका आपसी बातचीत के माध्यम से समाधान करना, ये यूएनओ का मुख्य उद्देश्य। आपसे पूछा जा सकता है कि यूएनओ का निर्माण क्यों किया गया या इसका उद्देश्य क्या है। आगे 12वां प्रश्न है, यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। 13वां प्रश्न है, G7 के सदस्य देशों का नाम बताइए। जो G7 के सदस्य देश है वो अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा। इसमें एशिया का एकमात्र सदस्य देश है वो जापान है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? जो संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये पिछली कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि यूएनओ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका चार्टर भी इसी दिन लागू हुआ था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 11 से बढ़ाकर 15 कब की गई थी? ये 1965 में की गई। भारत सुरक्षा परिषद के कौन से सदस्य देशों की बढ़ोतरी का समर्थक है? भारत है वो स्थायी और अस्थायी दोनों सदस्य देशों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थक है। IAEA का पूरा नाम क्या है? इसकी स्थापना कब की गई? इसका पूरा नाम है वो अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी और इसकी स्थापना 1957 में वियना या ऑस्ट्रिया में हुई थी। अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किसने और कब किए? जो अटलांटिक चार्टर है उस पर हस्ताक्षर अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा 14 अगस्त 1941 को किए गए थे। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस पर अमेरिका और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए। अमेरिका के तत्कालीन प्रधानमंत्री रूजवेल्ट थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। आगे 1900 प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे? ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे परीक्षा पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित मुद्दा है। ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्वव्यापी तापवृद्धि का मूल कारण वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से तापमान बढ़ रहा है। इससे समुद्र तल की ऊंचाई भी बढ़ रही है। इसके कारण विश्व के जो समुद्र तटीय इलाके जिसमें बड़े बड़े शहर भी शामिल है वो डूब जाएंगे। 20वां प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है जो पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। 21वां प्रश्न है, ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है? ये मानव अधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। ये अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन है। यह ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल इन दोनों स्वयंसेवी संगठन का नाम आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 22वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF क्या ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक स्तर की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाता है। 23वां प्रश्न है, सुरक्षा परिषद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये यूएनओ का महत्वपूर्ण अंग है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। इसका चुनाव महासभा करती है। सुरक्षा परिषद के कोई 2 कार्य बताइए। सुरक्षा परिषद के 2 कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना, किसी भी बड़ी घटना या विवाद की जांच का आदेश जारी करना, ये 2 सुरक्षा परिषद के महत्वपूर्ण कार्य है। यूएनओ के प्रतीक चिन्ह में
क्या मुद्रित है? यूएनओ के प्रतीक चिन्ह में दुनिया का नक्शा बना है, इसके चारों तरफ जैतून की पत्तियां हैं और जैतून की जो पत्तियां होती है वो विश्व की शांति का प्रतीक है। हथियार लड़ाने से अच्छा है जबान लड़ाई जाए, ये कथन किसका? ये कथन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल है उनका है कि हथियार लड़ाने से अच्छा है कि जबान लड़ाई जाए। आगे दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है, इसमें प्रत्येक प्रश्न है वो 3 नंबर का रहने वाला है, तो हमें भी पूछा जाएगा। इसमें पहला है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। क्या है विश्व व्यापार संगठन? WTO वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। ये संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ यानी गेट के उत्तराधिकारी के रूप में 1 जनवरी 1995 से काम कर रहा है। इसके सदस्य देश 164 है। इसका संगठन हर फैसला सभी सदस्यों की सहमति से करता है। इसका मुख्य उद्देश्य भेदभाव रहित व्यापार, उचित प्रतियोगिता और बाजार तक पहुंच को बढ़ावा देना है। आगे दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना 1957 में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना यानी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह संगठन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्य में इसके इस्तेमाल की रोकने की कोशिश करता है। तीसरा प्रश्न, यूएनओ के सामने किस तरह के बुनियादी सुधारों की आवश्यकता है यानी यूएनओ में कौन कौन से सुधार होने चाहिए? इसमें पहला संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रिया में सुधार होनी चाहिए। यूएनओ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाए। सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। इस संगठन के जो न्याय अधिकार मानने वाले मुद्दे हैं उनकी समीक्षा भी की जानी चाहिए। चौथा प्रश्न है, यूएनओ में अमेरिकी प्रभुत्व का क्या कारण है यानी यूएनओ में अमेरिका का प्रभुत्व अधिक क्यों है? इसमें पहला एकमात्र महाशक्ति, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अमेरिका का वर्चस्व लगभग पूरे विश्व पर हो चुका है। इस कारण यूएनओ में भी इसका प्रभुत्व है। बजट में योगदान जो अमेरिका उसका यूएनओ के बजट में सर्वाधिक योगदान है। नौकरशाह जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकतर कर्मचारी है वो अमेरिका का, इस कारण अमेरिका का प्रभुत्व है। और जो अमेरिकी भूक्षेत्र जो यूएनओ का मुख्यालय है वो अमेरिकी भूक्षेत्र पर स्थित है। इस कारण भी अमेरिका का प्रभुत्व, वीटो पावर, अमेरिका के पास वीटो पावर है जिसमें वह किसी भी निर्देश को मानने से इनकार भी कर सकता है। आगे पांचवा प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है? सुरक्षा परिषद के कार्य विश्व में शांति स्थापित करना, अपने निर्णयों को लागू करवाने कार्रवाई करना, किसी देश द्वारा भेजी गई शिकायत पर विचार करना, झगड़ों को सुलझाने का प्रयास करना। नाम बताइए। इसमें पहला विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, दूसरा UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, तीसरा यूनिसेफ और चौथा यूनेस्को। इन चारों संस्थाओं को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, इनका पूरा नाम भी ध्यान में रखना है। सातवां प्रश्न है, यूएनओ के 6 अंक कौन कौन से? ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि यूएनओ के प्रमुख अंक कितने और नाम बताइए। यूएनओ का पहला अंक है वो महासभा या आम सभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा सचिवालय, चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है, और पांचवा आर्थिक और सामाजिक परिषद, और छठा ट्रस्टीशिप काउंसिल या न्यायशीता परिषद जो वर्तमान में समाप्त हो गई है। आठवां प्रश्न है, भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य क्यों बनना चाहता है? कोई कारण बताइए। या भारत है वो सदस्य बनाने की क्या योग्यता रखता है? इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। या भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में आप समर्थन कैसे करेंगे? यानी भारत है वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश बनना चाहिए, इसके पक्ष में आपको तर्क है वो देना है। इसमें पहला है, भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। भारत में विश्व कुल जनसंख्या का 17.5वां हिस्सा निवास करता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी पहलकदमियों में भाग लिया। यूएनओ को जो शांति बहाल करने के प्रयास में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता रहा है। इसके अतिरिक्त भारत अंतर्राष्ट्रीय पटल पर तेजी से उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। भारत ने यूएनओ के बजट में नियमित रूप से योगदान दिया है। सुरक्षा परिषद के लिए 4 आवश्यक मानदंड बताए जो इसकी सदस्यता के लिए आवश्यक हो, यानी कोई भी देश स्थायी सदस्य बनना चाहता है तो उनकी कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। इसमें पहला बड़ी आर्थिक और सैन्य ताकत होना चाहिए। बजट में ऐसे देश का योगदान अधिक होना चाहिए। आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र होना चाहिए। ऐसा देश लोकतंत्र और मानव अधिकारों का समर्थन करता हो। 10वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता को समझाइए, यानी यूएनओ की आवश्यकता क्यों पड़ी या इसका क्या महत्व है। जो समस्या है उसका शांतिपूर्ण समाधान हेतु संगठन के उपाय जुटाने में सहायक होता है। यह संगठन नियमों और नौकरशाही की रूपरेखा तैयार करता है। शांति और प्रगति के प्रति जो मानवता की आशा है उसका प्रतीक होता है। यूएनओ को सशक्त बनाने हेतु उठाए गए कदम कौन से? एक शांति संस्थापक आयोग का गठन किया गया। यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचार से बचाने में असफल हो जाता है तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले, इस बात की स्वीकृति बनी। मानव अधिकार परिषद की स्थापना की गई। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की सहमति बनी। हर प्रकार के आतंकवाद की निंदा की गई। एक लोकतंत्र कोष का गठन किया गया। 12वां प्रश्न है, एक ध्रुवीय विश्व में यूएनओ की क्या भूमिका, यानी यूएनओ में अमेरिका का वर्चस्व है फिर भी अमेरिका पर है वो यूएनओ किस प्रकार दबाव डाल सकता है। यूएनओ अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मुद्दों पर बातचीत कायम कर सकता है। झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास मुद्दों पर 190 से अधिक देशों को एक साथ किया जा सकता है। शेष विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच के माध्यम से अमेरिकी रवैये और नीति पर कुछ न कुछ अंकुश लगा सकता है। आज विभिन्न समाजों और मुद्दों के बीच आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं। आने दिनों में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी, इसलिए यूएनओ की भूमिका भी निरंतर बढ़ेगी। 13वां प्रश्न है, यूएनओ का मुख्य शाखा और एजेंसियों का सुमेल उनके कार्यों के साथ कीजिए। जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है इसका सदस्य देशों के सामाजिक आर्थिक कल्याण की चिंता करना। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी शांतिपूर्ण उपयोग और सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वैश्विक वित्त व्यवस्था की देखरेख करना।
और सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण करना, विश्व स्वास्थ्य संगठन सबके लिए स्वास्थ्य और जो WTO उसका उद्देश्य सब देशों के बीच मुक्त व्यापार की राह आसान बनाना। 14 प्रश्न है, क्या आप इस बात से सहमत है कि यूएनओ जैसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूरे विश्व के लिए अपरिहार्य? अपने उत्तर के पक्ष में 4 कारण स्पष्ट कीजिए। यानी यूएनओ है वो जरूरी क्यों है? इसमें पहला, यूएनओ ही वो माध्यम है जिसके द्वारा अमेरिका एक महाशक्ति और बाकी विश्व के देशों को विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित किया जा सकता है। यूएनओ संघर्ष और आर्थिक विकास से निपटने के लिए देशों को एक साथ लाने का कार्य किया है। यूएनओ ने अमेरिका के अलावा बाकी देशों की बातचीत करने का मंच प्रदान करता है, जहाँ अमेरिकी दृष्टिकोण और नीतियों को संशोधन या बदल पाना संभव है। वैश्वीकरण के इस आधुनिक दुनिया में यूएनओ में कमियों के बावजूद इसका अस्तित्व आवश्यक है। आज विभिन्न समाजों और मसलों के बीच तार जुड़ते जा रहे, इसे पारस्परिक निर्भरता का नाम दिया जा रहा है। प्रौद्योगिकी ये सिद्ध करेगी आने वाले समय में विश्व में एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ती जाएगी। ऐसी स्थिति में यूएनओ उन तरीके खोजने में मददगार होगा जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हितों के अनुरूप होगा। इस प्रकार जो आपके 4था अध्याय उसके हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल किए। इस क्लास में हमने आपके जो 4 अध्याय उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल किए और जो पूरे सिलेबस उसमें 15 चैप्टर है, हम 4 क्लासों में संपूर्ण सिलेबस को पूरा करने का प्रयास करेंगे। ये 4 क्लास है आपको जल्दी मिल जाएगी, यानी 25 और 26 तारीख को आपके एग्जाम से पहले आपको इन क्लासों को एक बार जरूर देख के जाना है और इस PDF को आपको 102 बार पढ़ना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने दिए गए, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, मस्त रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।